हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लास्ट क्लास में देख रहे थे कि हम लोग अपना टॉपिक यूजेस ऑफ एडजेक्टिव के ऊपर बात कर रहे थे, जो कि हमारा तीसरा पार्ट के साथ ही कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको उतने एडजेक्टिव पढ़ा दिए हैं जितने आपके लिए सफिशिएंट हैं, यानी जो आपके वनडे एग्जाम पे पूछे जाएंगे। आज हम लोग एक अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो कि होता है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी कि किसी सेंटेंस को फॉर्म करने के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, किसी सेंटेंस को कैसे बनाया जाएगा, कैसे पता चलेगा वो सेंटेंस सही है या वो सेंटेंस गलत है। यानी अगर हमारे एग्जाम में आ जाएगा स्पॉटिंग एरर्स, तो स्पॉटिंग एरर को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि स्पॉटिंग एरर कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। उसके लिए हमको कुछ रूल्स पढ़ाए जाते हैं। वो रूल्स हमारे आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे अंतर। यानी हर सेंटेंस की सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत एग्रीमेंट साइन हो रखा है कि जब ये सब्जेक्ट आएगा तो यही वर्ब आएगी, और जब ये सब्जेक्ट आएगा तो ये वाली वर्ब आएगी। इस एग्रीमेंट को ही बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब का यूज हम सेंटेंस में करते हैं या कौन सी वर्ब का यूज होना चाहिए। कई सारे रूल हैं जिनके तहत क्वेश्चंस भी बनते हैं और जिनको हम लोग पढ़ेंगे भी। इसको भी मैं आपके सामने 2-3 पार्ट्स में लेके आऊंगा। फिलहाल आज हम अपने पहले पार्ट की बात करते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आपको इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे आप देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है इमेजिनेशन प्लस ऑप्टेटिव सेंटेंस। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप इमेजिनेशन शो कर रहे हैं, या ऐसे सेंटेंसेस जो ऑप्टेटिव हैं। ऑप्टेटिव का मतलब क्या होता है, जिनके अंतर्गत जिन सेंटेंसेस के जरिए आपकी इंटेंशन शो हो रही है। इंटेंशन का मतलब आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, अब हो या ना हो वो फ्यूचर की बात है, वो आपके बस में नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा होती है कि काश ऐसा हो जाए, या भगवान तुम्हारा भला करे। अब भगवान भला करे या ना करे वो भगवान के ऊपर है, लेकिन मेरी इच्छा क्या है कि भगवान इस इंसान का भला कर दे। उनको बोला जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी जिनमें हम अपनी इंटेंशन शो करते हैं। इमेजिनेशन तो आपको पता ही है कि काश ऐसा हो जाए, या अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, इस तरीके की चीजें। ठीक है, इन दोनों केसेस में हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, यानी ऐसी चीजें जो पॉसिबल शायद ना हो, या ऐसी चीजें जो हो चुकी हैं, अब उनके बारे में हम कोई और इमेजिनेशन कर रहे हैं। रियलिटी कुछ और है, हम कुछ और इमेजिन कर रहे हैं। इन चीजों के लिए क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगती है। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो प्लूरल वर्ब लग रही है उसका रीजन यही होता है। क्यों? ऑप्टेटिव सेंटेंस जैसे मैंने आपको मान लो बोल दिया कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आपकी उम्र बहुत लंबी हो। अब बेटा, जितने चांसेस इस चीज के हैं कि भगवान आपकी उम्र लंबी कर देगा, उतने ही चांसेस इस चीज के भी हैं कि भगवान आपकी उम्र लंबी नहीं करेगा। तो वो भी मेरी कहीं ना कहीं एक तरीके से इमेजिनेशन ही आ जाएगी। हालांकि मेरी इच्छा है, लेकिन उस इच्छा को हम इमेजिनेशन के अंतर्गत भी ले सकते हैं। इसलिए इसके साथ भी क्या लगता है, प्लूरल वर्ब लगता है। जैसे इफ ही वर द किंग, काश वो राजा होता, या अगर वो राजा होता तो ऐसा होता। आगे सेंटेंस और होगा, लेकिन मैंने आपको सिर्फ स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ इतना लिखा है, इफ ही वर द किंग। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे आपका सब्जेक्ट है ही, जो कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन हमने वर्ब कौन सी यूज करी है, वर यूज करी है। क्यों? क्योंकि वो राजा है नहीं, वो इच्छा कर रहा है कि काश वो राजा होता। तो उम्मीद करता हूं आपको पहला सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। सेकंड सेंटेंस है हमारा गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपका भला करे। अब हो सकता है भगवान भला करे या भगवान ना भला करे, क्योंकि ये भगवान के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा सिर्फ ये इंटेंशन है सामने वाले इंसान के लिए कि उसके साथ ऐसा हो जाए, जरूरी नहीं है कि हो जाए। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे गॉड, जबकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ कायदे में हमें लगाना चाहिए था ब्लेसेस, लेकिन हमने क्या लगाया है, ब्लेस लगाया है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। If two nouns are used for the same person, comma singular verb is used, and when article the is used before these two nouns, comma plural verb is used. Most important rule of this topic. क्यों? क्योंकि इस टॉपिक, इस रूल से कई बार स्पॉटिंग एरर में क्वेश्चंस बना चुका है एसएससी। जैसे दो नाउन्स हैं, ठीक है, कोई भी दो नाउन आप पकड़ सकते हैं, टीचर, स्टूडेंट, कोई कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कुछ भी प्रॉपर नाउन नहीं, कोई भी कॉमन नाउन आप पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखा है कि जब दो नाउन्स एक ही सब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं या एक ही इंसान को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, द पेंटर एंड राइटर, यानी एक ही इंसान है जो पेंटर भी है और वही इंसान राइटर भी है। जैसे एक बोला आता है द एक्टर एंड प्रोड्यूसर,
जस्ट लाइक शाहरुख खान, यानी वो मूवी प्रोड्यूस भी करता है और अपनी प्रोड्यूस की हुई मूवी में एक्टिंग भी करता है। तो क्या दो अलग अलग लोग हो गए? नहीं, वो इंसान तो एक ही है ना। तो इसीलिए यहां पे दिया गया द पेंटर एंड राइटर इज गोइंग। क्यों? क्योंकि एक ही इंसान के लिए दो नाउन यूज हो गए हैं, पेंटर भी यूज हो गया है और राइटर भी यूज हो गया। इसीलिए द को मैंने दो बार यूज नहीं किया है, क्योंकि द एक बार किसी इंसान को जब स्पेशलाइज कर देता है तो फिर उसके आगे आप उसके लिए जो भी स्पेशल वर्ड्स लगाएंगे उनसे पहले द नहीं लगाएंगे। अगर लगा दिया तो क्या होगा? तो ये चीज हो जाएगी क्या? एंड व्हेन आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर दीज टू नाउन्स, अगर इन दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल दा लग गया, यानी एक नाउन के पहले दा लगा था, दूसरे नाउन के पहले भी दा लग गया, तो क्या हो जाएगा? तो इससे ये इंडिकेशन होगी कि दो इंसानों की आपने स्पेशलिटी बता दी है, यानी कि वहां पे इंसान एक से कितने हो गए? दो हो गए। जब दो हो जाएंगे तो वहां पे वर्ब हमारी कैसी हो जाएगी? प्लूरल हो जाएगी। यही चीज है, द पेंटर एंड राइटर, एक ही इंसान है जो पेंटर भी है और राइटर भी है। इज गोइंग, जा रहा है, सिंगुलर वर्ब लगी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द पेंटर एंड द राइटर आर गोइंग, अब कोई दो इंसान है, उनमें से एक पेंटर है और दूसरा राइटर है, वो दोनों साथ साथ जा रहे हैं, इसीलिए वहां पे क्या लग जाएगा? आर लग जाएगा। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद सम इडियोमेटिक नाउन्स और फ्रेजेस। कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पेयर में आते हैं, यानी अगर आपने एक वर्ड बोला है तो उसके साथ में आपको दूसरा बोलना ही पड़ेगा, वरना इनकम्प्लीट लगेगा। ऐसे नाउन्स जो होते हैं वो एक ही चीज को शो करते हैं, ठीक, लेकिन वो चीज उन दोनों नाउन्स के पेयर से बनी होती है, लेकिन फाइनली बात तो उसी चीज की हो रही ना, तो उस चीज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज कर देते हैं, जैसा कि आपका इसमें लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट। अब आप सोच के बताओ, जब आप सुबह नाश्ता करने बैठे हो तो क्या आप ऐसा करोगे कि आपने पहले एक ब्रेड खा ली, फिर आपने एक चम्मच बटर खा लिया, फिर दूसरी ब्रेड खा ली, फिर दूसरा चम्मच बटर खा लिया? ऐसा नहीं होता ना। ब्रेड बटर एक पर्टिकुलर डिश का नाम है जो ब्रेड और बटर दो चीजों से बनी होती है। चीजें यहां पे बेशक दो हैं, एक ब्रेड अलग चीज होती है, बटर अलग चीज होती है, लेकिन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल डिश बनती है जिसको बोला जाता है ब्रेड एंड बटर। जैसे एक हम लोग बोलते हैं ना घर में, दाल एंड राइस, दाल और चावल। अब दाल अलग चीज होती है, चावल अलग चीज होती है, लेकिन दाल चावल को मिला के एक डिश बन जाती है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो भी सिंगुलर हो जाएगा। जैसे बोला था अंडा करी, सुना होगा आप लोगों ने, एग करी बोली जाती है, उसमें अंडा अलग जगह से आप लेके आते हैं, करी उसकी अलग तरीके से बनाई जाती है, लेकिन उन दोनों को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर डिश बन जाती है जिसको बुलाता है एग करी। उसके साथ भी हम क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप पहले अंडा खा लिया फिर उसकी करी खा ली, ऐसा हम लोग कभी नहीं करते हैं। करने को कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप कहो कि नहीं सर मैं तो ऐसा करता हूं, तो बेटा फिर करने को आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जनरल केस की बात कर रहा हूं कि सामान्यता कैसा होता है। जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब देखो, ये कहावत निकली थी जब टॉर्टॉइज और रैबिट की स्टोरी आपने पढ़ी होगी कि लगातार चलते रहने से आपकी जीत होती है, ठीक। स्लो एंड स्टडी, अब अगर आप यहां पे खाली स्लो लगा देते तो गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि उस सेंटेंस में कछुए की ही ये दोनों क्वालिटी हैं, कछुआ स्लो भी था और कछुआ साथ ही साथ स्टडी भी था। फास्ट एंड स्टडी नहीं था ना, स्लो एंड ब्रेक वाला था, ऐसा भी नहीं था, स्लो भी था और स्टडी भी था। तो दोनों क्वालिटीज किसकी हैं? एक टॉर्टॉइस की हैं, इसीलिए यहां पे क्या लग जाएगा? विंस लगेगा, ना कि विन लगेगा। ऐसे वर्ड्स जिनमें जो वर्ड्स कंबाइंड होकर एक ही चीज के बारे में प्रेजेंट करते हैं, एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और ये वर्ड्स आपको बोलने पे पता चल जाएंगे कि हाँ यहां पे एक चीज बन के आ रही है या दो चीजें बन के आ रही हैं। नेक्स्ट है, इफ two or more singular nouns are combined with or, either or, neither nor singular verb is used। अगर दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स कंबाइंड कर दी गई हैं, यानी आपस में जोड़ दी गई हैं और के जरिए, ईदर और के जरिए या नीदर नॉर के जरिए, तो आप वहां पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ये रूल आपको प्रीपोजिशन कंजंक्शन में पढ़ाए जाते हैं, इस तरीके के रूल्स, ठीक। जैसे कि एग्जांपल लिखा है, नो मैन और वुमेन वॉज प्रेजेंट देयर, वहां पे कोई भी आदमी या औरत उपस्थित नहीं था, मतलब ना तो वहां पे कोई आदमी प्रेजेंट था ना कोई औरत प्रेजेंट थी। एक भी, कहने का मतलब यहां पे इस सेंटेंस का है कि एक सिंगल इंसान वहां पे नहीं था, इसलिए यहां पे क्या हुआ? अब देखो, मैन भी यहां पे क्या है? सिंगुलर है, और वुमेन भी क्या है? प्लूरल है।
इन 3 वर्ड्स के बेसिस पे हमारे 3 रूल्स फाउंड होते हैं और फॉर्म होते हैं, और इन तीनों रूल्स के बारे में मैंने आपको डिफाइन किया है। सबसे पहला रूल तो ये हो गया कि जब आपके इन वर्ड्स के जरिए सिंगुलर सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैन हमारा सिंगुलर है, वुमेन सिंगुलर है, हमने वर्ब क्या लगा दी, वॉज लगा दी, जो कि सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट पॉइंट, When two nouns are of different numbers, अब की बार क्या किया है, नंबर्स अलग अलग कर दिए हैं। देखो पहले क्या था, दोनों सिंगुलर नंबर थे, इस बार अलग अलग हैं कि यानी एक हमारा सिंगुलर है और दूसरा हो सकता है प्लूरल हो जाए। ठीक, तो प्लूरल नाउन इज यूज्ड जस्ट बिफोर वर्ब एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। इन सेंटेंस में क्या होता है, जो हमारा प्लूरल नाउन होगा उसको वर्ब के ठीक पहले यूज किया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ब को ठीक प्लूरल नाउन के बाद यूज किया जाता है, और जब प्लूरल नाउन के बाद यूज किया जाएगा तो वर्ब भी हमारी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे नीदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स वर प्रेजेंट, ना तो प्रिंसिपल आया था ना टीचर्स आए थे। ठीक है, तो यहां पे जो वर्ब लगी है वर, ये आपकी किसके अकॉर्डिंग लगी है, ये आपकी टीचर्स के अकॉर्डिंग लगी है, यानी ऐसे नाउन के अकॉर्डिंग लगी है। हमारा जो प्लूरल नंबर है जो वर्ब के जस्ट पहले यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग लगी है। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? अगर आपको इन रूल्स में किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई वर्ड ना समझ में आ रहा हो, कोई रूल ना समझ में आ रहा हो, या कोई सेंटेंस ना समझ में आ रहा हो, आप उस सेंटेंस को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको तुरंत दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चंस को पूरा बाकायदा डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट है हमारा, व्हेन 2 और मोर सब्जेक्ट्स आर कंबाइंड डिफरेंट पर्सन्स विद ईदर और नीदर नॉर, वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट इज नियरेस्ट टू इट। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, एसएससी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन इस रूल पे बनते हैं। क्या कि अब तो हमने पहले तो बात कर ली कि जब 2 सब्जेक्ट हमारे सेम नंबर के हों, यानी दोनों प्लूरल हो जाएं या दोनों सिंगुलर हो जाएं। अच्छा, फिर हमने बात कर ली कि एक सिंगुलर हो जाए और एक प्लूरल हो जाए। वेरी गुड। तीसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पर्सन्स चेंज हो जाएं, यानी ये जो रूल है ये हमारा बेसिकली प्रोनाउंस के लिए है, क्योंकि नाउन में पर्सन चेंज ही नहीं होता है, प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तब हम लोग कंफ्यूज आएंगे कि यार अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाई जाए। तो उसका रूल ये है कि जो पर्सन वर्ब के सबसे क्लोज होता है वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग लगती है। जैसे नीदर ही नॉर यू आर टू अटेंड देम, ना तो तुम और सॉरी ना तो वह ना तो तुम उनको अटेंड करने गए। ठीक, यू और होगा यहां पे बेटा, आर नहीं होगा, इसको सही कर लीजिएगा। यू और रमेश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, या तो तुम या रमेश इस चीज के लिए जिम्मेदार है। अब देखो यहां पे यू है, ठीक है, और यहां पे रमेश भी है, यानी यहां पे थर्ड पर्सन हो गया और ये हमारा सेकंड पर्सन हो गया। लेकिन वर्ब हमने किसके अकॉर्डिंग लगाई, जो पर्सन हमारा वर्ब के नियरेस्ट था, यानी कि थर्ड पर्सन था, और रमेश के लिए वर्ब यूज होती है इज। ऐसे हमने ऊपर वाले सेंटेंस में क्या किया है, नीदर ही भी है और साथ में यू भी है, लेकिन वर्ब के क्लोज कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो वर्ब हमारी किसके अकॉर्डिंग लग गई, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग लग गई। आई थिंक इन 6 रूल्स के तहत आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके एग्जाम में इन 6 रूल्स में से कोई भी क्वेश्चन फॉर्म होता है तो आप उसका एरर आसानी से पकड़ लेंगे और उसको आप सही करके आना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। बाकी अगर आपको इन रूल्स में से कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई सेंटेंस ऐसा फंसता है, आप अपने जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोई अगर प्रैक्टिस बुक से सॉल्व कर रहे हैं, हालांकि जब ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तब मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड। क्यों? क्योंकि ये एक बेटा ऐसा टॉपिक है, इसको आप जितना सॉल्व करें उतना कम है। वो आयोग नए नए क्वेश्चंस बना ही लेता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप रूल्स बिल्कुल पढ़ के जाओ बहुत अच्छे से, ताकि कोई क्वेश्चन आ जाए आप रूल लगाओ, फटाक से उसका आंसर निकाल दो। ठीक, ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।